वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आते रहेंगे टॉपिक वाइज, तो आज से आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो गए हैं। मतलब क्लासेस भी आते रहेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे और टॉपिक वाइज आते रहेंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ताकि उस तरीके की आप तैयारी कर सकें। क्योंकि देखिए, जब आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को देखते हैं, उस तरीके से तैयारी करते हैं, तो आपको समझ में आता नहीं कि किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो चूंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैं अधिगम का क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आपको समझ में आए कि जो अधिगम बहुत लंबा टॉपिक लगता है, लेकिन असल में यदि जब आप इनके क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ में आएंगे कि नहीं, कि हमें अधिगम टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अधिगम का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर पहला, और इसी के साथ भी बहुत प्रैक्टिस सेट आएंगे। शुरू में टॉपिक वाइज आएगा, बाद में पूरे पूरे पेपर करवाऊंगा, जितने भी पेपर आ चुके हैं वो सारे करवाऊंगा। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते अपने प्रैक्टिस सेट को, और आप सभी भी शुरू करिएगा और कैलकुलेट करिएगा कि आपका कितने में से कितना सही हो पाया है और कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये सीखने से अधिगम है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सीखने से। कि सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो एक बार पहले अपने से लगाइए, फिर तुम्हें बताता ही चलूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, सीखना है, हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम के बारे में, कि जो अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। याद करिएगा, अधिगम हमने पढ़ा था कि अधिगम मतलब क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। और यह स्थायी परिवर्तन सिर्फ 3 वजह से आनी चाहिए: अनुभव, अभ्यास, और तीसरा प्रशिक्षण। तो देखिए, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, बिल्कुल होता है। आप कहेंगे सर इसमें स्थायी नहीं है, परिवर्तन हो रहा है ना। हम आपका जो सही डेफिनेशन होता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, पर लिखा हुआ है ना व्यवहार में परिवर्तन, मतलब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो भी अधिगम के अंतर्गत आता है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तो यहाँ क्या है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। कि इन बताए थे कि इन तीनों में से किसी की वजह से भी यदि परिवर्तन होता है तो अधिगम कहलाता है। तो अनुभव तथा अभ्यास के कारण जो परिणाम मिला आपको, उसे आप क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या? स्थायी परिवर्तन। लीजिए, वो भी मिल गया। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उसको भी क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, उपरोक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। और जो परिवर्तन होता है वो 3 वजह से आता है: अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। इसलिए यहां पे अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो यहां से ये समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है, आपको किस तरीके से इसके लिए तैयार रहना है, इस सभी चीजों पर आप ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन कब आया था? यूपी टेट 2016 में। यूपी टेट 2016 का पेपर है। तो देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में, किसमें? व्यवहारिक मतलब व्यवहार में क्या आता है? स्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पकड़ना होगा। और यह भी देखिए, जो कि किसके वजह से आ रहा है? अभ्यास के वजह से आ रहा है। परिवर्तन बोला था कि परिवर्तन 3 ही वजह से आएगा: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। तो यहां किसके वजह से आ रहा है? अभ्यास की वजह से। जरूरी नहीं कि तीनों साथ हो, लेकिन तीनों में से 2 या 1 या तीनों रहेंगे। तो देखिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहा है, अभ्यास की वजह से, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा, नहीं तो आप पढ़े तो पूरा रहेंगे, आप सबके सब पढ़ के गए रहेंगे टोटल, पर वहां क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह उलझ जाएंगे। इसलिए पूरी तरह ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को समझना है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जाहिर बात है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो 3 वजह से होता है:
अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम मतलब सीखना, अधिगम को ही क्या कहते हैं? सीखना। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम को क्या बोलते हैं? सीखना। स्मृति का क्या अर्थ होता है? याद करने की जो शक्ति होती है उसे स्मृति कहते हैं। विस्मृति मतलब भूल जाना होता है। प्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन होता है। चिंतन क्या होता है? थिंकिंग होता है। और ये दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, प्रेरणा भी चिंतन भी। अगले क्वेश्चन को देखिए, सिखाने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, मतलब सिखाने का मतलब अधिगम का सबसे सही अर्थ क्या है? अधिगम सही मायने में क्या है? कौशल का अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या व्यक्तित्व समायोजन, या व्यक्तित्व समायोजन। कि सीखने का या अधिगम का सबसे सही अर्थ क्या है, सबसे सही परिभाषा क्या है, यह पूछा गया है। सोच लिए, बताएं। तो देखिए, सीखने का सबसे सही अर्थ क्या होता है? व्यवहार का क्या कर लेना? परिमार्जन। क्यों? कौशल का अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यक्ति समायोजन नहीं होगा। आप क्या पढ़े हैं? बार बार आप एक ही चीज बोला हूं मैं आपको कि जो लिखवाए बस उस पर फोकस रहेगा, इधर उधर भागेंगे सब गड़बड़ कर जाएंगे। सीखने का सीखना मतलब अधिगम का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और परिवर्तन को क्या बोलते हैं? परिमार्जन। परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? परिमार्जन। जो बदलाव आता है, जो अच्छे बदलाव आपके अंदर आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं उसी परिवर्तन को बोला जाता है परिमार्जन। तो परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? परिमार्जन। तो व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखने का सबसे सही अर्थ है। तो पूछा, सीखने का सबसे सही मायने में अर्थ या परिभाषा क्या है? व्यवहार में परिमार्जन, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। ज्ञानार्जन, कौशलार्जन, ये सभी सीखने का अर्थ नहीं होता। कभी भी गलती मत करिएगा लगाकर, इसलिए पूरी तरह फोकस सहीएगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का, और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का, सीखना मतलब अधिगम, सीखना मतलब अधिगम। अधिगम व्यवहार का क्या है? अधिगम व्यवहार का परिवर्तन है, बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। परिवर्तन शब्द को यहां छुपाया गया है। देखिए, बचाव हो नहीं सकता, विस्तार हो नहीं सकता, प्रसार हो नहीं सकता। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। व्यवहार का क्या है? संशोधन है। अब बोलेंगे सर संशोधन कैसे होगा? तो संशोधन की बात यह है कि किसी भी चीज को यदि आप संशोधित करते हैं तो उसका अर्थ होता है उसमें क्या करना? बदलाव करना, या उसमें क्या करना? परिवर्तन। जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें जब आप करेक्शन करते हैं, जब फॉर्म वगैरह भरते हैं, नहीं बोलते करेक्शन करने का डेट कब आएगा, संशोधन करने का डेट कब आएगा। तो क्या करते हैं संशोधन में? कुछ गलत भरे रहते हैं, कुछ चीजें भर दिए रहते हैं आप गलत। तो करेक्शन में आप क्या करते हैं? उन चीजों को हटा के वहां दूसरा चीज भरते हैं, मतलब उन चीजों में बदलाव करते हैं या परिवर्तन करते हैं। तो एक चीज समझिए, व्यवहार में क्या? संशोधन, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? सीखना। तो सही आंसर क्या होगा? संशोधन। तो देखिए, दो तीन चीज आया आपको अभी तक समझ में, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन लिख सकता है, परिवर्तन की जगह संशोधन भी लिख सकता है क्योंकि इसका अर्थ भी बदलना होता है। संशोधन के जगह पे वो परिमार्जन भी लिख सकता है क्योंकि इसका भी अर्थ क्या होता है? बदलना। ये सारे पॉइंट है जो आप नोट करते रहिएगा अलग अलग जगह पे। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह किसने कहा था? अब तो बारी आ गई कथन की, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, या स्किनर। तो याद होगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन मतलब सुबह सुबह घूमने गए, आप दोस्त को बोले गुड मॉर्निंग, आपका दोस्त थप्पड़ मार दिया, तो आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाता है। मतलब गाल पे फोड़ना, मतलब व्यवहार कारण व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने। वुडवर्थ का कथन क्या था? नवीन प्रतिक्रियाओं तथा नवीन ज्ञान का अर्जन। नवीन प्रतिक्रियाओं तथा नवीन ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम। क्रो एंड क्रो का क्या था? कि दो कौवे मिलकर आज 3 ज्ञान की बातें बताएंगे, मतलब आदत, अभिवृत्ति तथा ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम।
स्किनर में आप पढ़े थे कि स्किनर, नर का मतलब होता है मानव। अब मानव हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, मतलब अधिगम क्या है? उत्तरोत्तर अनुकूलन। उत्तरोत्तर क्या है? अनुकूलन। स्किनर मतलब नर, नर क्या होता है? जिसमें उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है। तो यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, बोला तो अधिगम कॉमा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसने कहा है कि अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है? यह कथन किसने कहा है? तो देखिए, याद होगा प्रशिक्षण, जब गेट में आपका उंगली दब जाती है तो घर वाले बोलते हैं गेट खोलने का ले लो क्या? प्रशिक्षण। गेट खोलने की ट्रेनिंग ले लो, तभी तुम्हें गेट खोलने आएगा। अब तो दिख गया होगा कि गेट खोलने आएगा, तो फिर गेट कौन है सही? पहला गेट्स। गेट्स ने क्या बोला था कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे क्या बोलते हैं? अधिगम। मार्गन ने क्या बोला था कि अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम। स्किनर का आपको पता ही है, उत्तरोत्तर अनुकूलन। क्रोनबैक ने क्या बोला था कि सिर्फ अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो क्या बोलते हैं उसे? अधिगम। तो इस तरीके से कथन को पूरा नहीं याद रखते, बस शब्दों को याद रखते। क्रोनबैक में अनुभव है, स्किनर में उत्तरोत्तर अनुकूलन है, मार्गन में अनुभव अभ्यास है, गेट्स में अनुभव प्रशिक्षण। और यहां मिल गया हमको कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षक परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसका मतलब यह कथन किसने दिया? गेट्स महोदय ने दिया है। समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और के बीच की संगति है, मतलब उद्दीपन और किसके बीच की संगति को अधिगम कहते हैं? वो विचार कीजिए कि उद्दीपन और किसके बीच की संगति अधिगम कहलाती है। तो देखिए, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जब से अधिगम शुरू हुआ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, दुनिया भर के सभी के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज आप जरूर पढ़ रहे हैं, अनुक्रिया उद्दीपक। नहीं पढ़ते थे? बता रहे मैंने, उद्दीपक में है मछली, अनुक्रिया में है बिल्ली। अब बिल्ली मछली को पाना चाहती, बार बार अनुक्रिया करती और एक बार गलती से सही अनुक्रिया करके मछली को पा लेती। और उसी समय बोले जैसे वो पाएगी वैसे ही बनेगा अनुबंधन, और जैसे ही अनुबंधन बनता है तुरंत क्या होता है आपको? अधिगम। तो जाहिर बात है कि अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? उद्दीपन और संगति, मतलब किसके बीच में संगति होती है? कौन दो चीजें जो आपस में मिलती है, किसके बीच अनुबंधन बनता है? उद्दीपन और किसके बीच? अनुक्रिया। उद्दीपन और किसके बीच? अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? सही हो गया। पूर्व अनुभव व्यवहार पशु नहीं पढ़े रहेंगे तो अधिगम में मार भी देंगे कि पूर्व अनुभव के उस हिसाब से हो सकता है, व्यवहार लगा दिया। तो इस चीज को ध्यान देना होता है। क्वेश्चन कहीं से बनते हैं, यूपी टेट देख रहे ना, क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस से लेके आया हूं, बस ये दिखाने के लिए कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ तो लिए हैं आप, याद भी करते हैं, पर कहाँ फोकस करना है और किस नजरिए से उसको पढ़ना है, ताकि जब पेपर देखे तो एक ही नजर में हम क्वेश्चन को पकड़ लें, उलझे ही ना। और पता चला आप लगे ढूंढने को उद्दीपन और किसके बीच संगति। और जाहिर बात, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच ही तो संगति बनती है, जिसे आप अनुबंधन कहते हैं। और जैसे अनुबंधन बनता है तो वैसे क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। अधिगम एक और एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल और सक्रिय है कि सरल और रैखिक है कि सरल और व्यक्तिगत है कि जटिल और निष्क्रिय है? किस तरह की प्रक्रिया है अधिगम? और ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन है भी तो कहां का? सीटेट का। और जब क्वेश्चन है सीटेट का तो आपको घुमाने का कार्य तो करेगा ही। तो देखिए, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? कई बच्चों का इसमें जवाब हो गया होगा कि सरल और रैखिक है। निष्क्रिय वाला तो नहीं माने होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जानते हैं कि निष्क्रिय प्रक्रिया रहेगी तो जाहिर सी बात है कि अधिगम होगा ही नहीं। तो अधिगम करने के लिए निष्क्रिय लोग अधिगम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे सरल के साथ होंगे, बहुत बच्चे जटिल के साथ। लेकिन आप पकड़िए पहली बार किसको? सक्रिय को। कि अधिगम करने के लिए आपको क्या रहना जरूरी है? सक्रिय रहना जरूरी है।
और किसी को लग रहा होगा नहीं कि अधिगम बड़ा सरल काम होता है। सरल होता नहीं, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है। अधिगम एक जटिल और कैसी, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया जटिल होती है, इसीलिए तो एक टीचर को शिक्षण विधि का उपयोग करके उसे आसान बनाना होता है। अधिगम की प्रक्रिया क्या है, जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक शिक्षक का काम होता है कि उसे क्या बनाना, आसान बनाना। तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, जटिल और सक्रिय, क्योंकि अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यूपी टेट या सीटेट कई जगह आपने पढ़ा है कि किस तरह के बच्चे, यदि एक क्लास में शिक्षण का कार्य चल रहा है तो कौन सा शिक्षण कार्य सही होगा, जिसमें बच्चे सक्रिय होंगे, जिसमें बच्चे निष्क्रिय होंगे, कि जिसमें बच्चे शांत होंगे। आप हमेशा टिक लगाए कि जिसमें बच्चे, टीचर सब क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, वहीं पे अधिगम होता है। तो अधिगम एक कैसी जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, सरल तो होगी नहीं। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। निम्न में से कौन से तथ्य अधिगम से संबंधित नहीं है, मतलब अधिगम मतलब क्या है, सीखने से। यही तो बात है, आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, अधिगम अधिगम करके और पेपर में जो टर्म यूज करता है सीखना कर देता है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है आपकी, लेकिन सीखना मतलब अधिगम ही है। तो अधिगम से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन है, यह सही है, यह तथ्य क्या है, यह तो सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, नहीं नहीं, सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता, सीखना हर एक जगह होता है, अधिगम हर एक जगह होता है। पूछा है कि सीखने संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है, कौन सा नहीं है, यही नहीं है, यह सीखने से संबंधित तथ्य नहीं है, क्योंकि यह क्या गलत है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, नहीं। बाकी देख लीजिए, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सही है। पढ़े होंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना है हमको। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा नंबर, कि सीखना केवल विद्यालय में होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, गैगने ने निम्न में से किससे, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। एम गैने का नाम सुने थे ना, उसी एम गैने को क्या लिखता है, गैगने। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। रॉबर्ट एम गैने का आपने पढ़ा होगा एक सिद्धांत, अष्ट सोपान पदीय सिद्धांत, कि जिसमें 8 सोपान आते थे, याद करिए, जिसमें एक त्रिभुज होता था जो 8 भागों में बढ़ जाता था, जिसमें आता था समस्या समाधान, संप्रत्यय, सिद्धांत, नीचे आता था सांकेतिक होता है, जिसमें 3 पशु करते हैं और 5 मानव करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब इतना हिंट दे दिया, पकड़िए। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। कुछ चले गए होंगे कि नहीं, अधिगम का सिद्धांत दिया, अधिगम का सिद्धांत, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उन्होंने अधिगम की श्रेणी बताई थी कि जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वो नीचे से एक एक लेवल कैसे ऊपर बढ़ता है, एक एक श्रेणी, एक एक चरण को बताया। इसलिए बोलते हैं इनके सिद्धांत को 8 सोपान पदी का सिद्धांत, मतलब 8 चरणों का सिद्धांत, और वो 8 चरण क्या एक श्रेणी में है, इसलिए अधिगम के श्रेणी का क्या बताया इन्होंने, क्रम बताया। ये मत मार देना कि अधिगम का सिद्धांत बताया इन्होंने, तो अधिगम का क्या बताया, श्रेणी क्रम। अगले क्वेश्चन को देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक है। अब आ गए कहां तक आप, सीखने के वक्र। इसके पहले जितने क्वेश्चन आ रहे थे सब बस एक लाइन के ऊपर थे, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, बस उसी के ऊपर उतने क्वेश्चन बने हुए थे। सीखने के वक्र किससे संबंधित है, सीखने का वक्र मतलब जिसे आप अधिगम वक्र बोलते हैं, अधिगम वक्र किस चीज से संबंधित है यह पूछा गया है। तो अधिगम वक्र किससे संबंधित है, सीखने की प्रगति के सूचक है, कि सीखने की मौलिकता का सूचक है, कि सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का सूचक है, कि सीखने के रचनात्मकता का सूचक है। तो जाहिर बात है एक बार में पकड़ लिए होंगे। क्या अधिगम वक्र याद होगा, जिसमें नीचे समय होता है, ऊपर होता है जो चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये बनते थे आपका अधिगम वक्र, जिसमें क्या मालूम चलता था कि कितने समय में आपने कितनी पढ़ाई की है। अधिगम वक्र में क्या मालूम चलता था, याद करिएगा, कि कितने समय में आपने कितनी पढ़ाई की है। तो मतलब आपकी क्या पता चलती थी, प्रगति। तो अधिगम वक्र से क्या पता चलता है, सीखने की प्रगति। मौलिकता वगैरह सृजनशीलता का चीज है, मौलिकता जो शब्द है वो किसका, सृजनशीलता की विशेषता है, ये आपने देखा। सीखने की प्रगति पता चलता है किससे, अधिगम वक्र से। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र
अवनत होता है, स्थिर रहता है, बेहतर होता है या समान रहता है? जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, मतलब आपके स्कूल में बच्चे हैं, सोच के देखिए, किसी समस्या पर उन सभी को एक ग्रुप में बैठकर चर्चा करने का अवसर दिया गया, तो उससे जो उनके सीखने का वक्र है, सीखने का वक्र मतलब जो ये लाइन है सीखने का, जो लाइन है सीखने का, ये क्या होगा? अवनत। अवनत मतलब कमी आएगी, अवनत मतलब कमी, गिरावट, कि लाइन गिरावट आएगी, स्थिर रहेगा कि इसी लेवल पे रह जाएगा, कि बेहतर होगा और ऊपर जाएगा, कि समान रहेगा, कि वैसा को वैसा ही रहेगा। तो जाहिर बात है जब समस्या पे चर्चा करते हैं तो आप सीटेट से लेकर हर जगह सुने कि बच्चों को चर्चा, परिचर्चा, संवाद कराइए, बच्चों को समस्या समाधान सिखाइए, ताकि उससे बच्चे का शिक्षण क्या होगा? अधिगम और भी क्या होगा? बेहतर होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बेहतर होगा। कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, अवसर देना, मौका देना दिया जाता है, तो उनसे जो सीखने का वक्र होता है वो क्या हो जाएगा? और भी बेहतर होगा। जायज बात है, वो और अच्छा सीखेंगे। जब ग्रुप में चर्चा करेंगे, किस समस्या टॉपिक पे बात करेंगे, तो जो सीखने का वक्र क्या हो जाएगा? और भी अच्छा हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा। बेहतर होने को, वक्र के बेहतर होने का मतलब कि उनकी पढ़ाई और भी अच्छी होती जाएगी, वो और ज्यादा प्रगति करेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? तो आप पढ़े थे कि अधिगम वक्र होते हैं 4 तरह के। एक होता है सरल रेखीय। कौन कौन से होते हैं? सरल रेखीय, नतोदर, उन्नतोदर, और एक कौन सा था? मिश्रित। सरल रेखीय, नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित। तो निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सीधे दिख रहा है, कौन सा नहीं है? लंबवत। मिश्रित भी अधिगम का वक्र है, नतोदर भी अधिगम का वक्र है, उन्नतोदर भी अधिगम का वक्र है। उन्नतोदर अधिगम के वक्र को उत्तल अधिगम का वक्र कहते हैं। तो जाहिर सी बात है नतोदर अधिगम के वक्र को अवतल अधिगम का वक्र कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, उन्नतोदर अधिगम के वक्र को उत्तल अधिगम का वक्र कहते हैं, और नतोदर को ही अवतल अधिगम का वक्र भी कहा जाता है। लंबवत तो कोई होता ही नहीं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर मिश्रित या वक्र रेखा नहीं होती। बिल्कुल आपको 30 सेकंड देकर सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ, शुरू में सीखने की गति क्या हो? तीव्र, अब बाद में धीरे धीरे क्या हो जाए? मंद। याद करिए, इस वाले अधिगम के वक्र पे ध्यान दीजिएगा। शुरू में सीखने की गति में क्या है? तेजी, अब बाद में ये धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी। और इस अधिगम के वक्र को क्या बोलते हैं? उन्नतोदर अधिगम का वक्र। और इसीलिए चूंकि बाद में इस अधिगम के वक्र में कमी आती है, इसीलिए उन्नतोदर अधिगम के वक्र को बोलते हैं घटता हुआ अधिगम वक्र। अधिगम वक्र ऑप्शन कौन सा सही होगा? उन्नतोदर, क्योंकि उन्नतोदर अधिगम का वक्र को ही घटता हुआ अधिगम का वक्र बोलते हैं। और यही अधिगम का वक्र होता है जिसमें कि शुरू में सीखने में तेजी आती है और बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है? मंद होने लगती है। और नतोदर को क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ अधिगम का वक्र। और नतोदर का डिजाइन कैसे बनता है? इस तरीके से कि शुरू में कमी होता है लेकिन बाद में क्या आती है? तेजी आ जाती है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेंगे। यूपी टेट 2014, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, स्मृति, अवधान, सीखने का पठार। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। देखिए,
सीखने की प्रक्रिया, जैसे आप सीख रहे थे, आप कमी हो रही ज्यादा हो रही थी, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब आपकी उन्नति नहीं होती, मतलब ना गिरावट होती ना कमी होती है, तो इस स्थिति को क्या बोलते थे? सीखने का पठार। इसी को क्या बोलते हैं? सीखने का पठार। अवधान शब्द का मतलब होता है ध्यान, स्मृति का मतलब याद करना, सीखने का वक्र, ये तो वक्र होता है ना। लेकिन जहां पे आपकी सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती, उस स्थिति को क्या बोला जाता है? सीखने का पठार। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिए थे रॉस महोदय ने। अब मुझे याद है कि यह कथन आपको अधिगम का पठार मैंने नहीं लिखवाया, तो यही एक ही दो कथन पूछते हैं, अधिगम के पठार में ज्यादा नहीं पूछता, तो इसलिए इस कथन को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कथन आते हैं कभी कभार आ जाता घूमते फिरते रॉस का, तो इस कथन को आप लिख लीजिएगा। अधिगम के पठार का यह कथन है, और जिसको दिया किसने? रॉस ने। अधिगम का पठार का कथन है, और इसको देने वाले कौन है? रॉस महोदय। अधिगम का पठार है यूपी टेट 2018। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध, वर्धन, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का जब आपको पठार पढ़ा रहे तो वहां एक चीज लिखवा दे, क्या अधिगम का पठार अपराध है? नहीं। क्या अधिगम का पठार दोष है? नहीं। क्या अधिगम का पठार बीमारी है? नहीं। क्या अधिगम के पठार हमेशा के लिए रहता है, आपकी पढ़ाई खत्म कर देगी, समाप्त कर देगा आपको? नहीं। तो अधिगम के पठार न तो समाप्ति है, न तो दोष है, न तो अवरोध है। अधिगम पठार क्या? अधिगम में अवरुद्ध, वर्धन, मतलब जो कुछ समय के लिए आता है, आपके अधिगम को थोड़ी समय के लिए रोकता है, लेकिन फिर खत्म हो जाता है अपने आप। अवरुद्ध वर्धन मतलब जो थोड़ी समय के लिए आपको आपके अधिगम को रोकने का काम करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है, फिर से आपका अधिगम शुरू हो जाता है। तो अधिगम में क्या है? अवरुद्ध, वर्धन है। अधिगम वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? परिपक्वता के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, अभिरुचि के कारण, का प्रेरणा कारण। तो सोच के बताइएगा, अधिगम वक्र में पठार किसके कारण बनता है? अधिगम वक्र में पठार किसके कारण बनता है? तो देखिएगा, अधिगम वक्र में जो पठार बनता है, परिपक्व, आपके अंदर मेच्योरिटी है, आप मेच्योर हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, होशियार बन रहे हैं। मेच्योरिटी मतलब होता है जब समझदार होशियार बनते हैं, तो मतलब आप कुछ तो कुछ सीख ही रहे हैं, इसका मतलब अधिगम का पठार नहीं बन रहा है। अभिरुचि, रुचि, इंटरेस्ट यदि आपका किसी सब्जेक्ट में रहेगा, किस चीज में रहेगा, तो क्या उसमें अधिगम का पठार बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रेरणा, यदि आप मोटिवेट रहेंगे तो आपका अधिगम का पठार बनेगा? नहीं बनेगा। थकान, पर यदि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, सोचने समझने की बुद्धि कुछ देर के लिए क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, और उसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अधिगम का पठार। तो थकान, बीमारी, स्वास्थ्य सही न होना, मानसिक स्ट्रेस, टेंशन, इन सभी कारणों से क्या बनता है? अधिगम का पठार बनता है। तो थकान के कारण क्या बनता है? अधिगम का पठार बनता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? यूपी टेट 2017। प्रेरणा में कमी, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग, या ज्ञान की सीमा। मतलब निम्न में से कौन सा है जो अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इसमें एक वह कौन सा वजह है जिसके वजह से अधिगम में पठार नहीं बनेगा? देखिए, प्रेरणा, यदि मोटिवेशन में कमी आ जाएगी तो अधिगम में पठार बनेगा। हमको वो ढूंढना है जिसकी वजह से अधिगम में पठार ना बने, लेकिन मोटिवेशन, प्रेरणा में कमी आएगी तो अधिगम में पठार बनेगा। विद्यालय का सहयोग, अरे विद्यालय के टीचर यदि बच्चों के सहयोग नहीं करेंगे, बार बार पूछ रहा है, सहयोग नहीं करेंगे, हटा देंगे, भगा देंगे, तो उसकी वजह से भी अधिगम में पठार बनेगा। ज्ञान की सीमा, यदि आपकी ज्ञान भी लिमिट में हो जाएगी तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो उसके वजह से अधिगम में पठार बनेगा। पर शारीरिक सीमा, आप शारीरिक रूप से डिसेबल हो सकते हैं, आपको हो सकता है कि बहुत दिव्यांग बालक होते हैं, लेकिन दिव्यांगता या शारीरिक अक्षमता आपके अधिगम में पठार नहीं बनती हैं। हो सकता है दोनों हाथ कटे हों, तब भी वो चीजों के बारे में सीख सकता है, वो पढ़ सकता है। आंखों का अंधा भी रहेगा बच्चा, तभी ब्रेल लिपि आती है। अभी समायोजन पढ़ेंगे जहां ब्रेल लिपि का प्रयोग करके बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब शारीरिक सीमा, मतलब चाहे जितनी दिव्यांगता हो, शारीरिक अक्षमताएं हो, शारीरिक रूप से आपके अधिगम के लिए आपको अधिगम में पठार बनने नहीं देता है। तो शारीरिक सीमा वो है जो अधिगम में पठार का कारण नहीं बनता है।
बाकी प्रेरणा में कमी होगी तब बन जाएंगे, ज्ञान को एक लिमिट में कर देंगे तब बन जाएंगे, विद्यालय का असहयोग रहेगा तभी आपके अधिगम में क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। अगला देखिए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अधिगम में पठार बन गया है और उसको दूर करना, निराकरण करना, उसको दूर करना है तो क्या नहीं करें। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या है जिसको नहीं करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल दिख गया होगा कि उसे दंडित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहित प्रेरित कीजिए, सही है। कारणों का पता लगाइए कि अधिगम का पठार क्यों बना है, क्या वजह, टेंशन स्ट्रेस लिया है, क्या बात है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करिए, जायज बात है, उससे भी आपका अधिगम का पठार दूर जाएगा, लेकिन उसे दंडित नहीं करना चाहिए। अधिगम का पठार बन गया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, इसका उसे दंडित मत करिए। बाकी दूसरी टेक्निक दंडित करना क्या है, गलत है, उसे दंडित करना चाहिए, क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। अगला, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सिखाने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, यूपी टेट 2016, विचार कीजिए, चिंतन, स्मृति, बौद्धिक विकास, अधिगम अंतरण। मतलब व्यक्ति का एक परिस्थिति में सीखा हुआ कोई भी ज्ञान अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने में जो निष्पादन रिजल्ट प्रभावित करता है। मतलब याद करिए, एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी विषय में मदद करता है, मतलब उसके रिजल्ट को प्रभावित करता है, मदद भी कर सकता है, रुकावट भी बन सकता है, या कुछ भी नहीं कर सकता। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आपके दूसरी स्थिति में निष्पादन को प्रभावित करे, मतलब उसमें मदद करे, चाहे रुकावट बने, कुछ भी करे, लेकिन प्रभावित करे, तो उसे क्या बोलते हैं, याद आ गया, अधिगम का अंतरण, या उसे क्या बोलते हैं, अधिगम का अंतरण। इसी का बोलते थे अधिगम स्थानांतरण। याद है कि नहीं, अधिगम स्थानांतरण। और अधिगम स्थानांतरण कितने तरीके के, 3, सकारात्मक, नकारात्मक और कौन सा, शून्य। सकारात्मक में क्या होता है, मदद करता है, नकारात्मक में क्या, बाधा बनता है, और शून्य में न मदद करेगा न तो बाधा बनेगा। तो ये कौन सा, अधिगम का अंतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में सीखे हुए ज्ञान को प्रभावित करता है, निष्पादन मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिगम का अंतरण। अगला देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। फिर वही बात है कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में सीखे हुए ज्ञान को प्रभावित करता है, या एक जगह में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग आप दूसरे विषय को सीखने में करते हैं, तो वही एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम या फिर सीखने में स्थानांतरण। अधिगम या फिर सीखने में स्थानांतरण। सीखने में रुचि अलग है, सीखने में विविधता अलग है, सीखने में पठार अलग है। कौन सा सही आंसर होगा, सीखने में स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन पे आइए, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। फिर वही चीज है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का, सीखा हुआ कोई कौशल हो सकता है, सीखा हुआ ज्ञान हो सकता है, सीखा हुआ विषय हो सकता है, कुछ भी, उसे आप किसी दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणा, चिंतन, भग्नाशा या फिर सीखने में अंतरण। सही आंसर क्या है, सीखने में अंतरण। तो देख लिए, सीखने में स्थानांतरण के ऊपर एक छोटी परिभाषा के ऊपर इतनी बार इतने क्वेश्चन बने हैं, और आप हमेशा बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये यूपी टेट में आएगा। देख सकते हैं ना एक सिंपल लाइन के ऊपर कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग कर सकता है। यहाँ खुद ही देख सकते हैं, वो ज्ञान शब्द का प्रयोग कर सकता है, कौशल शब्द का प्रयोग कर सकता है, विषय शब्द का प्रयोग कर सकता है, परिस्थिति शब्द का प्रयोग कर सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, इसीलिए मैंने हर चैप्टर के लिए टाइम लिया, इसलिए आपसे टाइम समय मांगा कि वक्त मांगा कि 1-1 घंटा लगे, 2-2 घंटा लगे, पढ़िए। ये नहीं कि कहने में बोला था ना कि चाहूंगा तो 1-1 घंटे में 10-10, 20-20 आपके सिद्धांत खत्म किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप समय लेके पढ़ते तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल, विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग क्या करना क्या कहलाता है, सीखने का अंतरण। सीखने में पलायन आधारित है,
पलायन मतलब हट जाना, भाग जाना, भगा देना, जो भी समझिए। सीखने में पलायन किस चीज पे आधारित है? सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पे, विलंबित पुनर्बलन पे, विलंबित और निष्क्रियता पर, या नकारात्मक पुनर्बलन पे। देखिए, सीखने में पलायन, आप गए सीखने स्कूल में, स्कूल में सीखने गए, मान लीजिए आप स्कूल में सीखने गए, और पलायन मतलब वहां से क्या हो गए? भाग गए। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां से क्या हो गए? भाग गए। इसका मतलब आपको वहां पे सकारात्मक पुनर्बलन नहीं मिला है, उस बच्चे को क्या मिला है? नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है, आपको याद होगा जब मैं अप्रेरणा और पुनर्बलन के बीच अंतर डिस्क्राइब कर रहा था, तो नॉर्मली मैंने बताया था आपको, नहीं अंतर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मोटिवेशन वो होता है जो आपको प्रेरित करता है कि इस काम को करो, और पुनर्बलन वो होता है जो ये बताता है, देखिए अभिप्रेरणा कहती है कि ये काम करो, और प्रेरणा आपको मतलब एक बल होता है, एक ऊर्जा जो धक्का देता है कि नहीं इस कार्य को करो, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, तुम बड़ा ताकत हो जाओ। आपको किसी कार्य को करने में डर लगता है तो आपको जरूरत पड़ती है अप्रेरणा की। पर पुनर्बलन क्या है? जब आपको किसी कार्य को करने में डर लगता है तो आपको जरूरत पड़ती है किसकी? अप्रेरणा की। पर पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन की कहानी ये है कि पुनर्बलन का कार्य होता है या तो आपके व्यवहार को और मजबूत बनाएगा, या तो आपके व्यवहार को और कमजोर बनाएगा। कमजोर बनाने का मतलब आपके व्यवहार को छुड़वा देगा, आपके व्यवहार को छुड़वा देगा। और मजबूत बनाने का मतलब कि आपके व्यवहार को दोहरवाएगा। जैसे एक बच्चा गाली देता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है, मार ये 4 हाथ, नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। और जैसे ही पुनर्बलन में नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, उसी को बोलते हैं, उसी नकारात्मक पुनर्बलन को बोला जाता है, और इसे कौन सा पुनर्बलन बोलते हैं? सकारात्मक। देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन जब देंगे, उसे 2 थप्पड़ मारेंगे, उससे नकारात्मक पुनर्बलन देंगे, तो नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है व्यवहार को कमजोर मतलब करना, मतलब उस चीज को छुड़वा देना। वो अब शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना क्या करेगा? छोड़ देगा। पर कोई बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप उसे प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो आप उसे सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, मतलब उसके व्यवहार को और मजबूत बनाते हैं। मतलब वो उसी कार्य को दोहराएगा, बार बार पढ़ेगा और मेहनत से पढ़ेगा। तो एक बच्चा सीखने के गया और सीखने में पलायन कर गया, वहां से भाग गया, मतलब उसने अपने व्यवहार को छोड़ दिया। उसे जाना था, रोज रोज पढ़ने जाना था, लेकिन उस कार्य को उसने छोड़ दिया। और किसी चीज को छोड़ना क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्बलन। तो सीखने में पलायन आधारित है किस पे? नकारात्मक पुनर्बलन पे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक, उपरोक्त सभी। तो जो सीखने का स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण आप पढ़े थे, अधिगम स्थानांतरण होते 3। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, और एक होता है कौन सा? शून्य। सकारात्मक जो मदद करे, नकारात्मक जो बाधा उत्पन्न करे, शून्य न तो मदद न तो बाधा। और डिटेल में जानना है, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आराम से पढ़िए। क्योंकि जायज बात है, यहाँ पे भी मैं अधिगम स्थानांतरण और क्या बोलते हैं कि पुनर्बलन और प्रेरणा को यदि 2 मिनट में यदि समझने वाला बात होता तो 4-5 लेक्चर थोड़ी ना गए रहते, 5-5 घंटे एक टॉपिक। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, नकारात्मक। मतलब सही आंसर कौन सा है? चौथा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। पहले का सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव नए प्रकार की चीजों को सीखने में क्या कर रहे हैं? सहायता। तो जब
चीजों में सहायता मतलब मदद करता है तो उस अधिगम स्थानांतरण कौन सा बोलते हैं? सकारात्मक। तो कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण। कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा, सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है, जब पहले का सीखा हुआ ज्ञान है, जब पूर्व की सीखी गई कोई ज्ञान है और नई स्थितियों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल प्रभावित करने का मतलब है कि न तो मदद कर रहा है और न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल प्रभावित नहीं करता मतलब पहले का सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में आपको न बाधा उत्पन्न कर रहा है न तो मदद कर रहा है, क्योंकि आप लिख चुका है कि बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब न तो मदद कर रहा है न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब कौन सा होता है? शून्य वाला। कौन सा हो जाएगा? शून्य अधिगम का स्थानांतरण। ना सकारात्मक ना नकारात्मक, कौन सा हो जाएगा? शून्य अधिगम का स्थानांतरण। 29 नंबर पे आइए, अगला क्वेश्चन। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? मतलब क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। तो देखिए, शुरू में वो चलाना जानता था क्या? स्कूटर। अब बाद में वो चलाने लगा क्या? कार। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा जब कार चलाना और सीखता है, मतलब शुरू में स्कूटर का ज्ञान का प्रयोग वो कहाँ कर रहा है? कार में। और हो क्या रहा है? सहायक। इतना तो कंफर्म है कि सहायक है, वो लिख के देगा सहायक है कि नहीं है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय पूर्व के अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा था कि सकारात्मक जो होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जो होता है, इसमें आपने एक पढ़ा था क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, उसके बाद पार्श्विक द्विपार्श्विक थे, पार्श्विक द्विपार्श्विक। क्षैतिज वो होता है जब समान विषय में मदद की जाए। ऊर्ध्वाधर जब होता है जब असमान विषय में मदद हो। पार्श्विक होता है जब एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग में लाना। और द्विपार्श्विक होता है जब दोनों अंगों में ज्ञान का आ जाना। तो देखिए, पूछा है स्कूटर चलाते समय कार चलाना, और हो क्या रहा है? सहायक। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कौन बोलते हैं? धनात्मक का अंतरण। लेकिन जैसे हिंदी विषय में सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग आप हिंदी विषय को ही पढ़ने में करते हैं, तो ये कौन सा कहलाता है? क्षैतिज। और हिंदी विषय का सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग आप गणित विषय में करते हैं, तो ये कौन सा करवाता है? ऊर्ध्वाधर। तो जाहिर सी बात है, स्कूटर का ज्ञान स्कूटर में प्रयोग ना करके आप कहां प्रयोग कर रहे हैं? कार को चलाने में। तो धनात्मक भी होगा, और इसमें जो सही आंसर होगा दूसरा कौन सा होगा? ऊर्ध्व अंतरण। इस बात को याद रखिएगा, इसमें दो दो ऑप्शन सही थे, धनात्मक भी और ऊर्ध्व अंतरण भी। मतलब इसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही था। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज स्थानांतरण का, द्विपार्श्विक अंतरण का, ऊर्ध्व स्थानांतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं होगा। देखिए, एक बालक क्या चलाना सीखता है? साइकिल। और साइकिल के बाद क्या चला रहा है? मोटरसाइकिल। साइकिल के बाद क्या चलाना सीख रहा है? मोटरसाइकिल। अभी बताया था ना, हिंदी विषय में सीखा हुआ ज्ञान यदि हिंदी विषय मदद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और हिंदी विषय का सीखा हुआ ज्ञान यदि आपको गणित या भौतिक विज्ञान में मदद करते हो, क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। साइकिल मदद कर रहा है, साइकिल मदद साइकिल में नहीं कर रहा है, साइकिल मदद कर रहा है मोटरसाइकिल में, अलग विषय में अलग चीज में मदद कर रहा है। तो कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर अधिगम का स्थानांतरण, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण या ऊर्ध्वाधर अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, टर्म कहीं लिखता है, कहीं के स्थानांतरण लिख देगा,
कहीं कहीं अंतरण लिख देता है, कहीं कहीं हस्तांतरण लिख देता है, कई शब्दों का प्रयोग करता है। तो कौन सा का, ऊर्ध्व या ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये वाला आप लोग सोचिए और लिखिए अभी कभी कमेंट में क्या आंसर है, 31 का क्या होगा आंसर। और डिलीट नहीं करना जब हम बताएंगे तो, पहले अभी कमेंट में लिखिए कि 31 का आंसर क्या होगा। लिखिए पहले कमेंट में 31 का आंसर। अब यदि बताएंगे तो बदल नहीं देना है कि बदल दें। तो देखिए, मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है। मतलब हमको इससे लिखने आ रहा है क्योंकि हमको इस हाथ से लिखने का प्रशिक्षण मिला है, और इस हाथ से लिखने का प्रशिक्षण का हस्तांतरण हम किस हाथ में कर रहे हैं, इस हाथ में। एक अंग में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी अंग में आ जाता है उसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण। अभी बताया था इसके पहले ही, द्विपार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण। 31 नंबर पहुंचे। तो देखिए बहुत से लोग होंगे जो नए होंगे, लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से उठते हुए आ रहा है, कुछ चीजें सॉल्व भी कर ले रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़े होंगे जाहिर सी बात है, और कुछ चीजें लग रही होंगी। तो देखिए यहाँ मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अप्रेरणा, पुनर्बलन, अधिगम स्थानांतरण सब एक एक 1.5 घंटे टॉपिक है। अधिगम वक्र हुआ, एक एक चीज बताना, डिटेल बनाना, सब टॉपिक है लंबे लंबे। और आप सोचेंगे 5 मिनट की चुटकी में खत्म हो जाए तो फिर भाई तब तो खेला हो जाएगा और जाएंगे आप लंबा फिर। तो इसलिए चीजों को डिटेल में पढ़िए। प्लेलिस्ट है, पूरा जाइए प्लेलिस्ट में, आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट पढ़िए, नंबर पूरा कवर कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? तो जाइए प्लेलिस्ट में, जो टॉपिक नहीं आ रहा प्लेलिस्ट में, सभी प्लेलिस्ट में नाम, क्लासेस एक लाइन से पढ़े हुए हैं, सभी के टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं। आप साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट सीडीपी में चले जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर पे। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट या समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण, सहयोगी के बीच ईर्ष्या, समूह निर्देशन, हरियाणा टेट 2013। तो देखिए समान तत्व, पहले इसका भी कमेंट में लिखिए 32 का कौन सा आंसर सही होगा। 32 का कौन सा सही होगा लिखिए, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4), जो लिखना है लिख दीजिए, फिर हम समझ लेंगे कि कौन कौन सा आंसर दिया। और डिलीट नहीं करना जब सही बता दूं तो, अरे गलत भी करो तो बता करो, डिलीट कर दोगे। तो देखिए पहले लिख लिए, आपने अधिगम स्थानांतरण में याद करिए पढ़ा था सामान्यीकरण का सिद्धांत, CS जड़, सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ का। आपने पढ़ा था समान तत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। आपने पढ़ा था आरोपण का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत कोहलर। आपने पढ़ा था द्वितत्व का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत, स्पीयरमैन। ये किसके सिद्धांत है सब, अधिगम स्थानांतरण के, अधिगम स्थानांतरण के। अब देखिए पूछा ना, सब आइडेंटिकल एलिमेंट मतलब समान तत्व निम्न में से किससे संबंध रखता है। समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और ये सभी सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं, किसके सिद्धांत है, अधिगम स्थानांतरण के। तो सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा नंबर, अधिगम का स्थानांतरण। और जब यही सब टॉपिक पे आप पूछते थे कि ये सब टॉपिक सर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेवल बढ़ रहा है। हरियाणा टेट जैसे जब छोटा मोटा एग्जाम में आ रहा था, यूपी टेट में क्यों नहीं आएगा, हल्के में ले रहे हैं आप यूपी टेट को। अब सोच के देखिए, जब 2013 में आ चुका हरियाणा टेट में, तो कौन सी साल चल रहा है यूपी टेट में क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ देगा। इसलिए कहता हूँ एक एक टॉपिक पढ़िए, क्योंकि जाहिर बात है हर जगह आपको नहीं मिलता कि आपको लाइन से क्लासेस मिले, एक एक क्लास आपको पूरे लाइन से मिलते रहे, क्लासेस एकदम चैप्टर वाइज। तो जब मिल रहा है तो लाभ उठाइए, दूसरों के पास शेयर कीजिए, सबको लाभ उठाने दीजिए। अगला देखिए,
अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसको क्या बोलते हैं? समान तत्व का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसी को बोलते हैं समान तत्व का सिद्धांत। समान तत्व का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अब पूछेंगे सर समान तत्व है कहां? देखिए तत्व है, हाँ। समान कोई बोलते हैं अनुरूप, मतलब दोनों का रूप एक जैसा। समान तत्व मतलब एक जैसे तत्व, अनुरूप तत्व मतलब ऐसे तत्व जिसमें दोनों का रूप क्या हो? एक जैसा। तो शब्दों से खेल दिया आप, गलत है। और कितना लोग मार दिए होंगे समानता का सिद्धांत? गलत है, पहला नंबर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु किया जाता है? यूपी टेट आया था, यह अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है 2017 के, किसमें? अपर प्राइमरी में, जो 6 से 8 वाला होता है उसका क्वेश्चन है। और भी कई क्वेश्चन है जो 6 से 8 वाले थे जिसमें मैं नहीं लिख पाया था, लेकिन जानिए कि आप इसमें 6 से 8 वाला भी क्वेश्चन करते हुए चले गए हैं, कई क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन अपर प्राइमरी का है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु किया जाता है? दर्पण चित्र परीक्षण में होता क्या है? आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उस चित्र को दिखाने के बाद कहा जाएगा कि एग्जैक्ट ऐसा ही चित्र बनाओ। आपको 10 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, लो देख लो। देख लिया? अब जब चित्र बोलेंगे देख लिया ना, फिर चित्र छुपा लिया जाएगा। बोलेंगे जैसा चित्र था वैसा बनाना है तुमको चित्र, बिल्कुल एकदम गलत नहीं होना चाहिए, एकदम जैसा चित्र एकदम वैसा ही चित्र बनाओ। तो इसी को बोला जाता है दर्पण चित्र परीक्षण, क्योंकि शीशे में जब आप अपना चेहरा देखते हैं एग्जैक्ट वैसा ही देखते हैं जैसा आपका चेहरा है। इसलिए आपको बिल्कुल जैसा चित्र दिखाएगा एकदम वैसा ही चित्र आपको कॉपी करके याद करके बनाना होता है। तो इसमें याद करने की क्षमता की बात की जाती है कि आप कितना स्थानांतरण कर पा रहे हैं, जो चीजें याद कर उसको आप कितना निकाल पा रहे हैं, तो वही चीज होता है। तो इसमें किसका चेक किया जाता है? अधिगम अंतरण। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए यूज करते हैं? अधिगम अंतरण को। इस चीज को भी आप नहीं लिखे होंगे क्योंकि अपर प्राइमरी का टॉपिक है, पर आप लिख के नोट कर लीजिएगा कि अधिगम अंतरण को मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण, दर्पण चित्र परीक्षण का ही एक और नाम है मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? दर्पण चित्र परीक्षण को ही और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर ड्राइंग परीक्षण। दर्पण चित्र परीक्षण को क्या बोलते हैं? मिरर ड्राइंग परीक्षण। निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? यह भी अपर प्राइमरी 2016 यूपी टेट। व्यक्तित्व अधिगम बुद्धि। आपको मालूम है कि दर्पण चित्र परीक्षण होता है अधिगम अंतरण, अधिगम के स्थानांतरण में प्रयोग करते हैं। चूंकि इसमें अधिगम का स्थानांतरण नहीं है तो हम किसको लगाएंगे? एटलीस्ट दूसरा नंबर कौन सा होगा? अधिगम। कौन सा सही होगा? अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अर्थपूर्ण संबंध, सहपाठियों से प्रतियोगिता, माता पिता की ओर से दबाव। वह कौन सा चारों में से कारक है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को? तो देखिए, फेल हो जाने का यदि डर रहेगा ना तो आपका अधिगम गड़बड़ हो जाएगा, आपके सारे संवेग हिल जाएंगे और संवेग हिलेंगे तो आपका अधिगम भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो फेल हो जाने का, अनुत्तीर्ण हो जाने के भय से अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, न कि सकारात्मक रूप से। अर्थपूर्ण संबंध, जिस स्कूल में पढ़े वहां के स्टूडेंट टीचर सबके साथ अर्थपूर्ण सही संबंध है, आपके दोस्ताना या मित्रवत व्यवहार है, तो वो आपके अधिगम को सकारात्मक रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। सब पार्टियों से प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन गलत होता है। माता पिता की ओर से दबाव, दबाव गलत है। प्रतियोगिता गलत है। भय गलत है। कौन सा सही होता है? अर्थपूर्ण संबंध। क्योंकि जाहिर बात है, सोच के देखिए एक टीचर है जिससे बच्चे का संबंध सही है ही नहीं, वो पूछ ही नहीं पाएगा कि भी क्वेश्चन, उसको डर लगेगा, पूछ नहीं पाएगा। इसलिए जब भी संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कहाँ का है? सीटेट का है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक विकास, शिक्षा शास्त्रीय राजनीतियां, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। कौन सा है जो प्रभावित करते हैं?
ले लो। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए अच्छा। अरे आवाज चेक करना जरूरी, बहुत बार मेरा धोखा हो चुका है इससे, क्लास दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मैंने लिखवाया था कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता, और लिंग के अलावा बाकी जितने बच्चे सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब विद्यार्थियों की रुचि, उसका इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि नहीं रहेगी तो पढ़ाई लिखाई गड़बड़ होगा ही। सांवेगिक विकास, सांवेगिक मतलब उसके यदि संवेग हिले हुए हैं, थोड़ा सा डांट दीजिए लगे रोने, तो जाहिर बात उसके वजह से उसका अधिगम प्रभावित होगा। शिक्षा शास्त्र की राजनीतियां मतलब नीतियां, विधियां, जो शिक्षा शास्त्र में विधियां, आगमन विधि, खेल विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, संश्लेषण विश्लेषण विधियां, ये विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थियों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज में रहता है वो समाज भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है। जो संस्कृति में वो पला पढ़ा वो संस्कृति भी उसके अधिगम को प्रभावित करती है। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा, ए बी सी डी सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। 39 नंबर, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, या उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिए और बताइए। सीखने की प्रक्रिया मतलब अधिगम को, सीखने की प्रक्रिया मतलब क्या? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अनुकरण, दूसरे का नकल करके अधिगम प्रभावित होता है, होता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन की वजह से अधिगम प्रभावित होता है, होता है। प्रशंसा और निंदा, किसी का तारीफ कीजिए, किसी की बेइज्जती करिए, उसकी वजह से भी अधिगम प्रभावित होता है, होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है सकारात्मक रूप से कि नकारात्मक रूप से, बस उसने लिखा प्रभावित होना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, प्रभावित। तो ये सभी जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, सिर्फ लिंग ही अधिगम को प्रभावित नहीं करता। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, प्रशंसा, फटकारना, या मारना पीटना? तो जाहिर बात है इसको ऐसे ही समझ गए होंगे, दंड देना गलत है, फटकारना गलत होता है, मारना पीटना गलत होता है। क्या करनी चाहिए? प्रशंसा। तो छात्रों को प्रेरित करने की सबसे सही विधि क्या होती है? प्रशंसा होती है। बिहार टेट 2013 का क्वेश्चन है। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? यह मोटिवेशन का है कि मोटिवेशन प्रेरणा के में निम्न में से कौन सा है जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है? देखिए, चालक, चालक जरूरी है। चालक क्या होता है? भूख, प्यास, ये सब क्या है? चालक है। तो इसके वजह से तो प्रेरित होते हैं। सीएल हल वाला कहानी नहीं याद है? सबलीकरण का सिद्धांत, जिसमें अंतर्नोद आता है, चालक, प्ररोध आता है, प्रोत्साहन आता है, आवश्यकता आती है। और उद्दीपन क्या होता है? जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उद्दीपन। जैसे भोजन की आवश्यकता, प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता। तो भोजन, पानी, यह आवश्यकता भी आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते ही है। प्रेरणा मतलब प्रेरित। तो देखिए, उद्दीपन भी आपको कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको भूख लगेगी तब भी आप तड़फड़ा के कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रेरक, प्रेरक तो होता ही है, प्रेरित करना का मतलब ही क्या होता है? प्रेरक। लेकिन आदत, आदत आपका प्रेरणा का स्रोत नहीं है। आदत अलग चीज होती है और प्रेरणा क्या होती है? अलग चीज होती है। आदत अलग चीज होती है और प्रेरणा अलग चीज होती है। तो आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि किसने दिया? प्रयत्न एवं भूल विधि, थॉर्नडाइक महोदय। कौन दिया है? थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? प्रयत्न एवं भूल विधि। कर्ट लेविन ने कौन सा दिया था? याद है? क्षेत्रवाद वाला सिद्धांत, या जिसे आप लाइफ स्पेस या जीवन क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं, जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। तो जीवन क्षेत्र का सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत कर्ट लेविन देते हैं। स्किनर महोदय देते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। वाटसन कौन है? जिन्होंने व्यवहारवाद दिया था, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया था। व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद किसने दिया? वाटसन। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की थ्योरी को आप बोलते हैं एसआर थ्योरी। इसी को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पे। जिस पिंजड़े में बिल्ली को रखे थे उसे बोलते हैं पजल बॉक्स।
इन्हीं ने दिया था सीखने के नियम। सीखने के नियम में 3 थे मुख्य, 5 थे गौड़। बहुत चीजें हैं, मतलब ठंडाई सोच के देखिए 1 घंटे का लेक्चर था। आप सोचते हैं यहीं पे कहानी खत्म हो जाती, नहीं होगी। आराम से जाइए, लेक्चर लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। देखिए मेहनत करिए, एक बार करिए पूरे जोर शोर के साथ में, कि अगली बार के लिए आपको सोचना ही ना पड़े। तो एक बार करिए, ये थोड़ी ना कि इस बार भी किए फिर 4 नंबर से गड़बड़ हुआ फिर अगली बार फिर वैसे ही कर रहे हैं। इसे जब करिए तो एक ही बार बैठिए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़ डालिए बस। दिन भर यहाँ वहाँ वीडियो देखने से थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 मिनट में, क्या ये 5 मिनट में 5 सिद्धांत खत्म होंगे? 5 सिद्धांत कैसे खत्म हो जाएंगे? 5 मिनट से भी यही बताने में लग जाता है कि थार्डनाइक के सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया शब्द का मतलब क्या है। तो 5 मिनट में कहाँ से 5 सिद्धांत खत्म हो जाए? तो नहीं कहने ज्यादा पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, बस मन लगा कर पढ़िए। समझ गए? अगला, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस आर। थॉर्नडाइक, पावलोव, मैस्लो या गैगने? तो देखिए किसने किया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? पावलोव का क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मैस्लो का कौन सा था? आवश्यकता एवं आपूर्ति का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो त्रिभुज वाला जो 5 तो बताए थे। गैगने का कौन सा? रॉबर्ट एम गैगने, गैगने मतलब गैने को ही गैगने लिख देता है। अष्ट सोपान का सिद्धांत। तो देखिए बहुत चीजें हैं, जब आप पढ़ेंगे लाइन से तो सारी चीजें समझ आएंगे। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। अगले पाइए, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, और प्रेरणा महत्वपूर्ण है। अरे प्रेरित ही नहीं होगी बिल्ली तो काहेला इतना दरवाजा पे हाथ पैर चलाएगी? अब जो नहीं पढ़े होंगे उसको समझ में नहीं आएगा कौन सी बिल्ली, कौन सा दरवाजा, कहाँ हाथ पैर बिल्ली मार रही है। और जो पढ़े होंगे समझ जाएंगे। थॉर्नडाइक पूरा, थॉर्नडाइक के जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये बताइए। अरे थॉर्नडाइक की बिल्ली प्रेरित ही नहीं हो किसी भी वजह से, यदि प्रेरित ही ना होती तो क्या वो हाथ पैर मारती इतना मछली खाने के लिए? अंतर्नोद, अंतर्नोद मतलब भूख। चालक अंतर्नोद प्रनोद मतलब भूख। अरे बिल्ली भूखी ना रहती तो इतना हाथ पैर मारती? उद्दीपन, यदि भूखी होने के बाद उसको बाहर यदि मछली, इतनी अच्छी मछली दिखी तभी तो उसने हाथ पैर मारा। भूख लगा था इसलिए हाथ पे मारा, बाहर मछली थी इसलिए हाथ पे मारा। भूख की वजह से प्रेरित हुई कि नहीं अब तो बाहर निकल के खाना ही है, या मछली देख के वो प्रेरित हुई, बाहर निकल के खाना प्रेरित हुई इसलिए हाथ पे मारा। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। और क्रिया प्रसूत व्यवहार किसके सिद्धांत में देखने को मिलता है? जिससे आप बोलते हैं क्रिया प्रसूत का, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। यह किसका है? स्किनर का। जो ये क्रिया प्रसूत है ना, ये स्किनर का है। स्किनर का सिद्धांत जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ते हैं उसी में क्रिया प्रसूत व्यवहार देखने को मिलता है। बाकी आपको थॉर्नडाइक में प्रेरणा, अंतर्नोद, उद्दीपन ये सभी चीज मिल जाते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? एकदम बच्चों वाला सवाल है, कौन है? थॉर्नडाइक। फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण में जहां आप अचेतन मन चेतन मन पढ़ते हैं, ईड ईडम ईगो पढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं इसी में मनोलैंगिक अवस्थाएं पढ़ते हैं, जहां चेतन होने व्यक्ति बोलता है कि लिबिडो से जितना संतुष्ट और असंतुष्ट होता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। मनोविश्लेषणवाद। थॉर्नडाइक, सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक दिया। 44 का कौन सा? 3 नंबर। स्किनर, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम। कितनी बार बताऊं? निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? सीखने का नियम अब थॉर्नडाइक का सीखने का नियम याद है कि नहीं? थॉर्नडाइक का सीखने का नियम जिसमें एक साइड 3 मुख्य नियम होते हैं, अब 5 गौड़ नियम होते हैं। 5 नियम जो होते हैं उसे बोलते हैं गौड़ नियम, और जो 3 नियम होते हैं उसे मुख्य नियम बोलते हैं, मुख्य नियम या प्राथमिक नियम। और 3 नियम कौन होते थे? तत्परता, अभ्यास, प्रशिक्षण, सॉरी प्रशिक्षण, प्रभाव।
तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और जो गौड़ नियम होते थे, गौड़ नियम में 5 होते थे, बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, सादृश्यता, मनोवृत्ति और साहचर्य, ये सारी चीजें होती थी ना। तो वहीं से पूछा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, खेल का कोई नियम है नहीं है। यही ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन खेल का नियम, यह सम्मिलित नहीं है। अगला, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक महोदय ने दिया था। अब बोलेंगे और लोग कंफ्यूज, सब प्रयत्न एवं भूल भी दिया था, उद्धरियां उद्दीपन और क्रिया दिया था, एसार भी दिया हुआ है। बालक, एक ही के कई नाम है, प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न एवं त्रुटि, बहुत नाम है। जब वो लंबा लेक्चर आप पढ़ते कॉन्सेप्ट के साथ में, लंबा नहीं मतलब मजे के साथ में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। थार्नडाइक, स्किनर का फिर से वही क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन था। अब जो बच्चे पढ़ेंगे उनके जबान पे होगा। हल का कौन सा था, सबलीकरण, पुनर्बलन, प्रबलन का सिद्धांत था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता भी सीखने का नियम है, प्रभाव भी सीखने का नियम है, अभ्यास भी। तनाव कोई सीखने का नियम नहीं है, अभी बताया था, तनाव कोई सीखने का नियम नहीं है। यूपी टेट 2016, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया था, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत। वुंट के बारे में आप जानते हैं, वुंट वो थे जो चेतना का विज्ञान दिए थे। वुंट वो थे जो प्रथम प्रयोगशाला खोले थे मनोविज्ञान की। प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान का वुंट नहीं खोला था, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला। वुंट ने चेतना के अध्ययन के लिए जो विधि बताई थी उस विधि को अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि, जो एक तरह की आत्मनिष्ठ विधि है। और वुंट के संप्रदाय का ही नाम है संरचनावाद। सब करवाएंगे, पहले लेक्चर पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो सिर्फ यहाँ बुंट बताना होगा तो आधे घंटे ज्यादा खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक बार जाकर लेक्चर जरूर देखा करिए। यहाँ तो सिर्फ इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे उनका दिमाग रिकॉल कर दिया होगा कि यहीं से चेतना, मनोविज्ञान का इतिहास, इसी में मनोविज्ञान के संप्रदाय सब एक ही जगह कनेक्ट हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट से फायदा होता है कि आप कंपेरिजन करके सभी के बारे में जान जाते हैं एक ही जगह। अगला, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सीखने का मुख्य नियम वही 3 नियम जो प्राथमिक नियम था, कौन सा शामिल नहीं है। तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, बहुक्रिया का नियम। ये जो गौड़ नियम है, ये कौन सा नियम है, गौड़ नियम है, जो बताया ना 5 गौड़ नियम होते हैं अभी पहले, इसके कुछ देर पहले। कौन सा शामिल नहीं है, चौथा नंबर, बहु अनुक्रिया का नियम। 51 नंबर, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। वही प्राथमिक नियम मतलब मुख्य नियम। कौन सा, अभ्यास, प्रभाव, साहचर्य, तत्परता। तो अभ्यास भी प्राथमिक नियम है, प्रभाव का नियम भी, तत्परता पे कौन सा नहीं है, साहचर्य का। जो बताया ना 5 होते हैं आपके, बहुक्रिया होते हैं, आंशिक बहु अनुक्रिया होते हैं, आंशिक क्रिया होते हैं, साहचर्य होते हैं, सादृश्यता होते हैं, मनोवृत्ति होते हैं। अब जो पढ़े होंगे उनके एक बार रिकॉल कर गया होगा। तो इस तरीके से तो रंगीन रंगीन लिखें, कर देना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मजा आया तो बताना, और लगभग कितने सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। और जो बच्चे नहीं उनसे यही कहेंगे कि वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट आई जाती है, प्लेलिस्ट पे जाइए, चीज़ों को बकायदे पढ़िए, 1 ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन बोलते ना 1 घंटे पढ़िए लेकिन 1 ही घंटे में नोट्स बनाइए, बहुत है। आप रूटीन में तो आइए, क्योंकि वहाँ पे एकदम मज़ेदार तरीके से समय लेके अच्छे से बताया गया है कि जो आप ये देख रहे हैं कि सबलीकरण के या प्रभाव के नियम, ये सब नियम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं और प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, यहाँ आपको लग रहा होगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन सर लेते आए हैं। एक ही तरह के क्वेश्चन आज मैं जानबूझकर इसलिए लेते आया ताकि आप ये समझ सके कि जैसे अधिगम से, टॉपिक से, व्यवहार का अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। थॉर्नडाइक के ऊपर, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है।
बस ये दिखाने के लिए लाया हूं कि चीजें वही रहती हैं, बस उसके रचना को बदल देते हैं, वो थोड़ा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, बाकी चीजें वही रहेंगी, रिपीटेड ही रहती हैं, बस चीजें थोड़ी सी परिवर्तन रहती है। और कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है जिसपे आपको फोकस करना है, इससे मैंने पूरा लाइन से उठाया। नहीं तो मैं सोचा मिक्स कर दूं पहले ताकि इन लोग थोड़ा इधर उधर गड़बड़ करें, फिर सोचा नहीं, पहले व्यवहार परिवर्तन वाले को एक जगह रखता हूँ, सीखने के नियम वाले को एक जगह रखता हूँ, ठंडाई को एक जगह रखता हूँ, प्रभावित करने वाले कारक को एक जगह रखता हूँ, वक्र वाले को एक जगह, पठार वाले को एक जगह, ताकि आज आप लोग थोड़ा कंपेयर कर सके कि नहीं पठार में ज्यादा ज्यादा कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वक्र में कितने तरह के। आगे से तो फिर फंसाने के लिए लाऊंगा कि इसमें उसमें इसमें इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग, आगे मिक्सअप कर दूंगा सभी को, एक साथ ऐसे नहीं रखूंगा। तो क्लास कैसा लगा एकदम बिल्कुल बताइए, जोर शोर के साथ शेयर करिएगा, ये भी लिखिएगा कमेंट में, और जो भी राय होगी वो राय लिखिएगा, ये भी बताइएगा कितने आपके सही हुए। और जो अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट में किया, सारे प्रीवियस ईयर थे, सिर्फ यही के नहीं अपर प्राइमरी लेवल के भी थे, और साथ में हरियाणा टेट, बिहार टेट, राजस्थान, झारखंड, जहां मिला मैं सब उठा लाया। अब बताइएगा कि आपको लगता है कि चीजें याद करनी पड़ी थी आपको, बस एक बार सही से ये बताइएगा कि क्या आपको लगा था इन क्वेश्चन को हल करने के लिए जो मैंने पढ़ाया था उसके लिए आपको याद करना पड़ा था कि नहीं। और इस टोटल चीज को टाइप करने की सब मेहनत का बस एक ही काम करिएगा कि आप कमेंट करके अपने रिस्पांस को बता दीजिएगा कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, ये कैसी थी। और एक बार दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे क्योंकि टाइप खुद करना पड़ता है, तो 2-2 3-3 4 दिन भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा, प्रीवियस ईयर सारी चीजें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे, गुड लक, जय हिंद,